बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैयद असद हुसैन कमेटी राउंड अप के प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको पता ही है कि नया साल इस्लामिक जो कैलेंडर ईयर है वो शुरू हुआ चाहता है, तो PCCI की जानिब से तमाम कम्युनिटी को नए साल की मुबारक हो। और ये जो हिजरी कैलेंडर है इसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट है उसमें कई कंट्रीज़ अभी भी जो हैं वो हिजरी कैलेंडर को फॉलो करती है। और इसके अलावा जो AD का कैलेंडर है वो डेफिनेटली वो भी इन यूज़ होता है। और इसकी इस्लामिक हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब हमारे पास मौका होगा तो हम आपके साथ इसके ऊपर भी कुछ गुफ्तगू करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस्लामिक कैलेंडर किस तरीके से शुरू हुआ और इसकी हमारी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। हैविंग सेड दैट, अब कुछ बात करेंगे हम इस प्रोग्राम के रेफरेंस से कि आज हम क्या चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है मामला, जिसमें बॉर्डर के ऊपर जिस किस्म की टेंशन चल रही है उसके ऊपर आज हमारा काफ़ी फोकस रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो एक्टिविस्ट हैं जो कि मीडिया में काम कर रहे हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं दोनों साइड्स के, पाकिस्तान के और इंडिया के, उनके हम कुछ जो उनके ओपिनियंस हैं वो इस प्रोग्राम में हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो जाली सुर्खियाँ हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त किस किस्म की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रही हैं। और साथ साथ कुछ कनाडा की एक दो ख़बरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्टली जो है वो मेरा और आपका फेवरेट टॉपिक है जो कि क्रिकेट है। मेरी भी बड़ी अपनी राय होगी, शायद आपको पसंद आए या ना आए, तो उसके ऊपर कुछ मैं भी अपना तबसरा करूँगा। इसके साथ हमारे साथ दो बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स भी होंगे यहाँ पर, जो एक वेस्ट इंडीज़ के हैं और एक जो यहाँ के लोकल एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिकेट पर बेहतरीन नज़र है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह माजरा क्या है। तो ये एक क्विक आपको रन डाउन मैंने दिया है आज के प्रोग्राम का। इसके अलावा हम PTI की बात करेंगे। PTI ने अपनी शायद हिस्ट्री का बहुत बड़ा शो किया जो कि रायवन में किया, और इसके ऊपर जो डिबेट हुई है TV टॉक शोज़ के अंदर वो पॉजिटिव भी रही है, वो नेगेटिव भी रही है। देखिए, मज़ेदार बात यह है कि PTI इतने बड़े बड़े जलसे करने के बावजूद जो है वो पंजाब में हार रही है और अभी तक कोई सीट भी नहीं जीत पा रही है, जो भी बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये बड़ा सवालिया मार्क है कि लोग सड़कों पर आके इमरान खान का तो साथ देते हैं, लेकिन जब वोट बैलेटिंग का वक्त आता है तो वो बेचारे इमरान खान की जो पार्टी है वो स्ट्रगल कर रही होती है। तो इसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ एक्सपर्ट्स को आगे के प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे जानने की कोशिश करें कि ये माजरा क्या है। और एक बहुत ही एक ऑनर की बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के जो बिलियनियर हैं जो कि इस वक्त US सिटीज़न हैं, शाहिद खान, उन्होंने जो टोरंटो में 4 सीजन्स होटल है वो 225 मिलियन कैनेडियन डॉलर का वो उन्होंने सऊदी जो प्रिंस बिलियनियर है वलीद बिन तलाल उससे उन्होंने ख़रीद लिया है। तो ये सॉर्ट ऑफ एन ऑनर है पाकिस्तानियों के लिए भी कि एक पाकिस्तानी की सक्सेस स्टोरी है जो कि उसने US के अंदर अपनी लाइफ शुरू की और आज जो है वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गया है। तो ये भी बहुत अच्छी है। और दूसरे, स्नोफॉल का वक्त भी शुरू हो गया है। जी हाँ, BC के अंदर जो इस वक्त स्नोफॉल है वो रिसीव हो गई है और फोर्ट जॉन्स का जो एरिया है, नेल्सन जॉन्स का जो एरिया है, या फोर्ट नेल्सन BC में 20 सेंटीमीटर की जो स्नोफॉल है वो रिकॉर्ड की गई है सैटरडे को। तो विंटर शायद ऊपर शुरू हो चुका है और यहाँ पर भी हम इसकी शिद्दत महसूस कर रहे हैं, ठंड शुरू हो चुकी है। और कहते हैं कि इस बार जो विंटर है वो BC में शायद माइल्ड हो, लेकिन अक्रॉस कनाडा जो है वो बड़ा सीवियर नज़र आ रहा है। ये फोरकास्ट है, बट गॉड नोज़ के आगे चल के क्या मामला होगा। इसके अलावा रॉयल फैमिली का विज़िट भी इख्तिताम पजीर हुआ, जो उन्होंने अभी यूकॉन और BC में उन्होंने अपना टाइम गुजारा और वो अब वापस बरतानिया चले गए हैं। इसको भी काफ़ी मीडिया ने कवरेज दी है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट भी थी और एक अच्छी सुर्खी भी थी आज के प्रोग्राम के लिए। ओके जी, आज जो हमने अपना प्रोग्राम अपने टॉपिक जो पिक किया है वो बड़ा सेंसिटिव भी है इस लिहाज से कि जो साउथ एशिया में 1.2 बिलियन जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ भी जो है इस वक्त एक तरीके से थ्रेट के ऊपर है, क्योंकि एक बॉम्ब शेल है जिसके ऊपर हम सब बैठे हुए हैं और आए दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और किसी ने बड़ी अच्छी बात की है और जो मेरे दिल को भी लगी है, और कहते हैं ये कि सियासत के ऊपर बात करना और मज़हब के ऊपर बात करना, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर कोई जीत नहीं सकता कभी भी। आप पूरी रात बैठ के आर्ग्यूमेंट करते रहें, पूरा दिन करते रहें, 24 घंटे लगा दें, पूरा महीने लगा दें, सालों लगा दें, आप कायल नहीं कर पाएंगे किसी को। लेकिन क्या करें, कारोबार भी दुनिया का चलाना है, इसी तरीके से चलता है, बात भी करनी है हमने इसके ऊपर। और आप देखें टॉक शोज जो होते हैं TV के ऊपर, पाकिस्तान के या इंडिया के, उसमें सारा मौजू यही चल रहा होता है। लेकिन कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट के ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, लेकिन आप उसका जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है।
तो इसी लिहाज से आज भी हमने अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की है कि कनाडा में जो खासतौर पे जो BC में हमारे इंडिया पाकिस्तान की कम्युनिटी रह रही है, जो कि प्यार मोहब्बत के साथ रह रही है, आज तक हमने तो किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े नहीं देखे, तो उनकी क्या ओपिनियंस है, वो उस कॉन्फ्लिक्ट को किस नज़र से देखते हैं। और अच्छी बात यह कि हमने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की कि दो जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो पाकिस्तान से हैं और दो जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक इंडिया के साथ है। तो उनसे मैं आपको पहले तारुफ कराता हूँ, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है नुसरत हुसैन साहब बैठे हुए हैं, जिनका बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आर्म फोर्सेस में उनका पाकिस्तान का ताल्लुक है, वहाँ से ये फिर यहाँ पर मूव कर आए हैं। इसके अलावा मीरा गिल हैं जो कि यहाँ पर बड़ी एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं। इनको भी हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियंस जो यहाँ पर हैं वो उसको इस कॉन्फ्लिक्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसके अलावा हरप्रीत साहब जो हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोग्राम में। हरप्रीत सिंह और वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, कुछ ही तारुफ के मोहताज नहीं है, सारी दुनिया उनको जानती है और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि खासतौर पर मीडिया का जो रोल है तो वो क्या रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और तारिक कियानी साहब जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, उनके अपने प्रोग्राम चल रहे होते हैं, टीवी के जो शोज चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही एक्टिव हैं। तो इन दोनों हज़रात से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मीडिया है साउथ एशिया का वो क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है या वो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकाला इस ठंड में यहाँ आने का। थैंक यू वेरी मच असद साहब। सबसे पहले तो ये इतना क्लोज है मेरे दिल के मतलब इसके लिए मुझे आने में कोई इतनी वो दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले कि मैं ये बात शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो आपको ये बताऊँ कि हम लोग जो हैं यहाँ जो रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं और कनेडियंस हैं। सो हमारे ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एक तो मतलब एज पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए, एज इंडियन हरप्रीत को और मीरा जी को उनको भी अपने अपने मुल्क का डिफेंड करना चाहिए। लेकिन एज कनेडियंस हमें ये देखना है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हमारी यहाँ इस गुफ्तगू से आज जाना चाहिए वो ये हो कि वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। ये हमारे मैसेज का अल्टीमेट मैसेज होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, उसके बाद अब आप देखते ये कि यार लेट्स कम अप कि सच क्या है और सच क्या नहीं है। और सच इतना आसान नहीं है क्योंकि ना मैं वहाँ मौजूद हूँ ना आप वहाँ मौजूद हैं, तो सच को हम कोई उसको बता नहीं सकते, हमने नहीं देखा कि जो कुछ सुन रहे हैं उसी से। लेकिन सच को परखने के लिए कसौटी होती है लॉजिक की, कि आप लॉजिक के ऊपर देखेंगे यार व्हाट इज़ मेकिंग सेंस। तो मैं फॉलो कर रहा हूँ इंडियन चैनल्स को भी, पाकिस्तानी चैनल्स को भी, और मैं देख रहा हूँ और एज एन एनालिस्ट मैं उसको एनालाइज भी कर रहा हूँ। तो जो अभी तक मेरी समझ में आई है बात मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद बाकी मेहमान जो हैं हमारे वो सब अपनी राय उसमें दें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये मामला जो हीटअप हुआ है ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का है। इन सर्जिकल स्ट्राइक्स से पहले उड़ी के अंदर एक इंडियन बेस के ऊपर उसके ऊपर वो इंडियन जो आर्मी की यूनिट थी उस पर अटैक हुआ, उसमें 18 लोग मारे गए, 18 सोल्जर्स जो थे इंडिया के वो। तो उस पर जो है इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम किया, विच इज़ नॉर्मल जो होता है वहाँ पर है। अब उसमें उन्होंने जो किया है कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस अभी तक मेरी नज़र से ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें वो ये कह सकें कि ये स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान की स्टेट से था या पाकिस्तान की आर्मी से था। ये अटैक्स हो रहे हैं, सर्टनली वो लोग पाकिस्तान से गए होंगे। अगर वो कह रहे हैं उन्होंने कोई चीज़ें दिखाई हैं कि कोई वो जो खुराक उन्होंने इस्तेमाल की है वो पाकिस्तान से आई है, ठीक है, वो पाकिस्तान से गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान स्टेट का होना और पाकिस्तान आर्मी का इसमें इन्वॉल्व होना दैट इज नॉट क्लियर। तो इसको मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स आप कहना चाहेंगे? नॉन स्टेट एक्टर्स, और नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस तरह नहीं ब्लेम कर सकते कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अपने पाकिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं उनको नहीं हैंडल कर सकते। गवर्नमेंट को तो ब्लेम करें, पूरी पाकिस्तानी कौम को अगर आप बोल रहे हैं कि ये दहशतगर्द है सबके साथ, नहीं वो तो क्वेश्चन डजंट राइज, वो तो बात ही नहीं है ना। तो अब इस सारे मामले के बाद हुआ ये है कि इंडिया ने इसको रिटेलिएट किया। राइट। उन्होंने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। मोदी साहब की जब से सरकार आई है, अगर ये इंडियंस भी इस बात में काफ़ी मैंने देखा है, उनके अपने चैनल्स भी समझते हैं कि बड़ा एग्रेसिव स्टांस उन्होंने लिया हुआ है। जो उनका उस एग्रेसिव स्टांस के अंदर उन्होंने क्योंकि कहा था कि हमने जो पाकिस्तान के साथ जो है हम उस तरह रहेंगे,
तो उस पर जो मैंने फिर उनकी जो DGMO हैं लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, उन्होंने और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन चैनल्स पे भी देखी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, एक रिटन स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ी कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कैरी आउट की है, और उसके बाद उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चंस कोई नहीं लिए। जो प्रेस बैठी हुई थी, इंडियन प्रेस थी, उन्होंने बोला नो क्वेश्चंस और वोट के चले गए। नाउ दिस इज आई एम कमिंग टू लॉजिक कि यहाँ पे एक लॉजिकली जो है ना उनका केस एक मुझे कमज़ोर लगता है। सर्जिकल स्ट्राइक है क्या बेसिकली? इट इज़ फ्रॉम द वर्ड सर्जरी। जो सर्जरी करते हैं ना, पिन पॉइंट करते हैं कि कैंसर है, यहाँ जख्म है, इसको निकालें। तो सर्जिकल स्ट्राइक को जब मिलिट्री टर्म में लाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम पिन पॉइंट करेंगे ये जगह और यहाँ पे जाके हम जो है स्ट्राइक करेंगे और उन लोगों को वाइप आउट करेंगे। तो वो सर्जिकल स्ट्राइक जो वो क्लेम कर रहे हैं, जो 5 जगहों पे उन्होंने बताया, अव्वल तो जगह उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं की हैं, पिन पॉइंट नहीं की हैं। आजकल के दौर में तो टेलीफोन्स हैं, उनके अंदर कैमरे लगे हुए, एवरीथिंग इज, आप जा रहे हैं अटैक करते हैं, कोई इस किस्म की कोई एविडेंस नहीं आएगा। पाकिस्तान ने इसको टोटली डिनाई किया। उन्होंने बोला कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, और उसमें वो कह रहे हैं कि जो हुआ है उसमें बेसिकली हुआ ये कि मॉर्टर फायरिंग हुई है दोनों साइड से बॉर्डर के ऊपर, जो कि वायलेशंस होती रहती है। साहब, मैं आपके पास वापस आता हूँ जरा से, हमारे जो मेहमान होगी लाइन के ऊपर हैं, तो मैं मीरा के पास जाना चाहूँगा। मीरा साहब, मीरा आर यू ऑन लाइन? जी आया। अच्छा जी, आपने नुसरत साहब की बात भी सुनी है। व्हाट डू यू हैव टू से इन दिस रिगार्ड? लाइक देखिए, मैं ये कहूँगी कि कोई वक्त था कि ये जो बातें हो रही हैं वो तो 47 से चल रही हैं। That's right. जो हुकूमतें थी वो हमेशा ही कांटेक्ट में थी वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से। पर ये जो कुछ नया वक्त जो चल रहा है कि अब जो अवाम है वो भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, और वो इंस्टेंट जो इंफॉर्मेशन हैं वो शेयर हो रही हैं। राइट। पहले जो पाकिस्तान की, जो पंजाब की उसूल वाली हद के लोग थे, उनको जो बताया जाता था वो वही सच मान के उसको, जिस तरह का उनका रिएक्शन था वो किया करते थे, और ये वही हाल था इस तरह। अब जो आप ये डिबेट कर रहे हो वो इसलिए है क्योंकि दोनों के पास वो दोनों खबरें मिल रही हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। ये सवाल पहले कभी उठा नहीं था, इस तरह से इतने बड़े कॉन्टेक्स्ट में कभी नहीं उठा था। राइट। एंड दैट इज व्हाट इज डिफरेंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि हम जिस तरह के वो आपके गेस्ट बता रहे थे कि हमने वही बातें सुनी है जो आप ये कह रहे हैं कि इधर वाले कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया है, उधर वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमारे तो स्कूल के बच्चे वैसे ही स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे ही जिंदगी तो बहुत आराम से चल रही है। राइट। सो दैट्स काइंड ऑफ, आई जस्ट थिंक दैट जो जर्नलिज्म है, फर्स्ट टाइम प्रोबेबली आई गेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट टाइम जर्नलिज्म को क्वेश्चन में रख रहे हैं हम सब, और खास करके हम जो बाहर बैठे हुए हैं, हम उसमें क्वेश्चन उठा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका मतलब है कि जर्नलिज्म के ऊपर आपके अभी भी रिजर्वेशन है, जिस तरीके से मीडिया हमारा साउथ एशिया का अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उस पर आप क्वेश्चन कर रही हैं, राइट? जी बिल्कुल, क्योंकि वो फैक्चुअल होने के लिए देखें, एक तो ये होती है ना थोड़ा सा इमोशन से भर के हमने इतना सीना है और ये के पीछे 10 लेके आएंगे, ये वाली चीजें हैं, ये बचकाना चीजें हैं, ये थिएट्रिकल स्टफ है ना। ये तो हमारे यहाँ तो बहुत, मतलब मैंने तो अभी ज्यादा सुना है पॉलिटिक्स में, पहले शायद कम सुना था, और वैसा ही कुछ बॉर्डर के उस पार भी हो रहा है। तो ये नहीं है कि इधर हो रहा है, उधर, दोनों तरफ हो रहा है, थोड़ी सी थिएट्रिकल सी चीजें, बातें बता के, बड़ा इमोशनल करके, क्योंकि हम लोग दिल वाले लोग हैं, बड़े इमोशनल लोग हैं, बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। जो वैसे लोग होते हैं जल्दी से ऊपर, दे विल फील वेरी इमोशनल वेरी क्विकली, जल्दी से दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो उस चीजों को लेके वो फैक्ट्स को जो देते हैं ना, वो वी डोंट रियली क्वेश्चन, वी हैवंट बीन क्वेश्चनिंग देम फॉर फैक्ट्स। हम वो जब इमोशंस देते हैं उसी में एंगेज होकर, जर्नलिज्म को भी इमोशंस में एंगेज करके उसको लेते रहे हैं अभी तक। एंड दैट हैज बीन द मेजर कॉज, इन माय पर्सनल ओपिनियन, दैट हैज बीन द मेजर कॉज जो कंटिन्यू, जिस इस कॉन्फ्लिक्ट को कंटिन्यूअसली एंगेज करे रखा है उन्होंने इतने सालों से, इसीलिए कर रखा है क्योंकि जर्नलिज्म में उन्होंने इमोशंस भर रखी हैं। एंड द मोमेंट दे विल टेक आउट द इमोशंस आउट ऑफ द जर्नलिज्म, उस वक्त जब फैक्ट्स को फैक्ट्स बताएंगे, उस वक्त जाके उस चीज को डील करना जो है, इट बिकम्स सो मच मोर इजियर। बहुत अच्छी बात की है मीरा जी आपने, और मेरे दिल की बात की, सच्ची बात तो मैं ये कहूँगा कि मेरे मुंह से आपने अल्फाज ले लिए हैं,
और मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ कि हमारा जो मीडिया का जो रोल रहा है साउथ एशिया के अंदर वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है इस लिहाज से कि कॉन्फ्लिक्ट को हम फ्यूल कर रहे हैं, हेट्रेट को प्रमोट कर रहे हैं और टेंशन को जो है ना वो लाइव रख रहे हैं हम, ताकि अपनी दुकान को चमकाया जा सके। क्या ख्याल है, आप एग्री करती हैं? वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, वो मतलब देशभक्ति के गीत गा रहे हैं। यार इस वक्त में आप किस देशभक्ति की बात कर रहे हो? जब सारी दुनिया ग्लोब की बात कर रही है तो आप किस सरहदों की बात कर रहे हो? अभी तो सरहदें कहीं नजर भी नहीं आती। राइट। किन सरहदों का नाम लेके, किन धर्मों का नाम लेके, किन रीजन्स का नाम लेके आप एक दूसरे लोगों को भड़का रहे हो? वो जो है कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पे अभी भी उनकी एजुकेशन लेवल जो है बहुत कम है, पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। राइट, और उस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो है वो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं, और जो आम लोग हैं वो उस चीज से डिस्टर्ब होकर रिएक्ट करते हैं। थैंक यू मीरा जी, बहुत अच्छी बात की आपने। राइट, मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मुझे आगे की तरफ चलना है, और हरप्रीत जो है वो हमारे साथ लाइन के ऊपर। हरप्रीत जी, आर यू ऑनलाइन? जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और हरप्रीत जी, हाउ थिंग्स आर गोइंग? अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, और मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा ज़रूर कि हमारी जो साउथ एशियन है, हम सब एक ही डीएनए वाले हैं। सच्ची बात है कि बड़ी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, जब हेट में आते हैं तो एक्सट्रीम पर जाते हैं, जब मोहब्बत में आते हैं तो एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सबसे पहले तो जी मैं शुरुआत करूँगा जो नुसरत साहब ने बात की। जी। हमें मान है कि हम यहाँ पे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जिस तरीके से रहते हैं, प्यार सत्कार एक दूसरे को देते हैं, कुछ भी वहाँ पे होता है, हम यहाँ पे जज्बातों की उन लहरों में नहीं फंसते, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हमारी प्यार मोहब्बत जो है वैसे ही बरकरार रहती है। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो पीस का मैसेज उन्होंने दिया, ये तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से हमें एक पंजाबी के अंदर चानन मुनारा बन के आगे आना चाहिए, जिसके अंदर कि यहाँ से वो आवाज उठे कि वी कैन स्टे यूनाइटेड ओवर हियर, व्हाई कैन नॉट पीपल ओवर देयर। बिल्कुल सही। दो चीजें जो बातें हुई, पहली मीडिया की बात हुई, तो मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में तकरीबन जब ये 90s की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद बॉर्डर के ऊपर स्कर्मिशेस होती रहती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कश्मीर में जो मुद्दा है ये तो चलता ही रहता है। अब सर्जिकल स्ट्राइक्स की जो बात की गई है उसके अंदर दो तीन चीजें हैं कि एक और स्टेटमेंट आ गई है कि मनमोहन सिंह साहब के समय में भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रही, और ये पहली बार हुआ है कि ओपनली इंडिया क्लेम कर रहा है सर्जिकल स्ट्राइक करके। पाकिस्तान और इवन यूनाइटेड नेशंस के जो कुछ ऑब्जर्वर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो यकीनन तौर के ऊपर इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। जहाँ पर मीडिया की बात आती है, पहली बात तो एक ये है कि मीडिया कभी भी जब ऐसा माहौल होता है तो वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं देख सकता, क्योंकि फिल्टर्ड न्यूज आती है, चाहे वो पाकिस्तान साइड से आए चाहे इंडियन साइड से, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी वही मीडिया उसको आगे लेके आएगा। और उसके अंदर मीडिया का जो रोल है, इसके अंदर लोग तो अमन शांति की बातें करते हैं, लेकिन मीडिया की जैसे कुछ दुकानों की बात हुई, कोई शक नहीं इसके अंदर कि काफी उसको एग्जैजरेट करके कई बार बात को बढ़ाया जाता है, और सो कॉल्ड देशभक्ति का जज्बा जो है उसको जगाने की कोशिश की जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ उन बहादुर सिपाहियों को, फौजियों को, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हमारी सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, और वो उनके परिवार जो है वो सफर करते हैं, क्योंकि वो एक ड्यूटी जो है पूरी निभाते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों ही फौजों, सरहद की इस पार और उस पार दोनों हैं, उनको सलाम, जो भी शहीद हुए, क्योंकि असल में वही लोग शहीद हैं क्योंकि वो कुछ ना सोचे बगैर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, क्योंकि इतना जज्बा भर दिया जाता है। वैसे हरप्रीत साहब, थोड़ा सा इंटरप्शन की माफ़ी चाहता हूँ मैं। जी, मैं बस एक बात कहूँगा कि आपने इतनी अच्छी बात की है, अगर आप ये बात इंडियन चैनल पर बैठ के इंडिया में करें या पाकिस्तानी चैनल पर पाकिस्तान में करें तो आपको फौरन ही गद्दार कह देंगे। वही बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि हमें यहाँ पे बैठ के चश्मे एक दूसरे के डालने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी न्यूज देखनी चाहिए और हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानी न्यूज देखनी चाहिए, क्योंकि हादसा एक होता है लेकिन जिस तरीके से इसको पेश किया जाता है वो दोनों तरफ से अलग होता है, क्योंकि चश्मे अलग डाले हुए हैं। फिल्टर्ड न्यूज जो है वो उन तक पहुंच रही है, और वहाँ पे जो लोग बैठते हैं वो अपने ओपिनियंस बीच में डाल के उसके अंदर जैसा वो चाहते हैं वैसा पेश कर देते हैं, जबकि न्यूज, एग्जैक्ट न्यूज जो है कुछ पता नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे बैठे हम क्या करें? यहाँ पे बैठ के हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको जितने भी हम कोशिश कर सकते हैं लाने की बाहर,
उसको लेके आए, क्योंकि हम कुछ यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तब्दील नहीं कर सकते। लेट अस बी क्लियर अबाउट दैट। बिल्कुल सही। सिटिंग ओवर हियर वी कैन स्प्रेड दिस मैसेज एंड कुछ हमारे में जो हमारे प्यार सत्कार की हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, और जैसे आज का ये प्रोग्राम हो रहा है जिसके अंदर आप पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं, मैं हिंदुस्तान को बिलोंग करता है, लेकिन हम फैक्ट्स की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, राइट। तो इसके लिए द बिगिनिंग इज मैसेज ऑफ पीस, विच मीन्स कि हमारी सरहदों पर जो फौजें हैं वो तो वैसे ही रहें और सलामत रहें। और जब एक बात आम तौर पे होती है कि ये जो एक मन में बात बिठा ली गई है, कुछ गड़बड़ हिंदुस्तान में हो तो पाकिस्तान पे दोष लगा दो, कुछ पाकिस्तान में हो तो हिंदुस्तान पे दोष लगा दो। इसके बाहर, इस मेंटालिटी से बाहर निकलने के लिए यहाँ से जब हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे आए, उनको जरूर ये मैसेज देना चाहिए मेरे जान कि ये जो आप कर रहे हो वहाँ पे, यहाँ पर अब जमाना बदल रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, पीपल आर गेटिंग अवेयर। तो उसकी वजह से आप लोग यहाँ पे जब आए कि हमारे में ये जरूरत आनी चाहिए कि हम उनको कह सकें, लेकिन अफसोस यहाँ पे कि हम लोग उस समय सिर्फ चुप करके तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित रह जाते हैं और हम उनकी सिर्फ आओ भगत में ढक के वहां तक रुक जाते हैं। जी। तो मैं बेनती करूंगा अपने दोनों ही मुल्कों के लोगों को कि यहाँ पे जब वो पॉलिटिशियंस आते हैं तो ये मैसेज जरूर पहुंचाएं हम लोग कि नाउ वी आर नॉट जस्ट देयर स्पेक्टेटर, वी मेक यू अकाउंटेबल, डोंट मेक फूल्स ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानी और फ्रॉम वेयरएवर यू आर कमिंग, वी वांट आंसर्स एंड द ओनली आंसर इज let people live in peace, let people live together। ऐसे बहुत अच्छी बात की आपने, राइट। जी जी, जितना प्यार सत्कार मुझे वहाँ पे मिला शायद हिंदुस्तान में मिला हो। बहुत बहुत अच्छी बात की हरप्रीत साहब आपने। मैं आप तारिक साहब की तरफ चलूंगा जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है और यहाँ पर बहुत अरसे से मुकीम है, और पाकिस्तान में जहाँ की जो सोशल मीडिया है उसमें बड़े एक्टिव भी हैं, और इनका अपना प्रोग्राम भी चल रहा था सोनी धरती के नाम से। तारिक साहब लाइन पर हैं आप? जी मैं लाइन पर। जी तारिक साहब, आपने ये सब बातें सुनी है, प्यार और मोहब्बत की बातें सुनी है, और आप देखें कि कितनी अच्छी बात की है, बैलेंस ओपिनियन है, और हम सब चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो पीस हो और मोहब्बत हो। यहाँ पर तो है मौजूद, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि हमें लाइन पे लिया, और इतने खूबसूरत जो मेहमान है आपके, उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की। मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ की जो हमारी कम्युनिटीज हैं, इनके दरमियान जो रिश्ते, जो दोस्ती, जो प्यार, जो मोहब्बत है, उसकी जड़ें बहुत गहरी है। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बहुत जो मसले वहाँ पे होते हैं उनको हमने न सिर्फ बर्दाश्त किया है, बल्कि उनको हमने बड़ी कामयाबी के साथ तय किया है कि कभी हमारी कम्युनिटीज में रिश्त नहीं आई। यहाँ पे हमारे रिश्ते बहुत गहरे हैं, बहुत प्यार और मोहब्बत से हम रहते हैं। मैं अभी मीरा जी की आवाज सुन रहा था, तो एक दिन 2 दिन पहले इन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किया पीस के ऊपर, और यहीं पे मैं आके जब बात करूंगा मीडिया की, चूंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा सा मीडिया से है, तो मीडिया को जब हम वॉच करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया को, इस कॉन्फ्लिक्ट में खास तौर पे बगैर बायस हुए मैं ये कहूंगा कि बिलीव यू मी कि ये जो प्रॉब्लम आया है, इसमें हिंदुस्तान में खास तौर पे पता नहीं क्यों मीडिया ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की है इस चीज को, और मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों कर रहे हैं। कि ऐसे लग रहा था कि जैसे बाकी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर, और ये प्रूव हो गया, साबित हो गया, उन्होंने सब कुछ देख लिया है, और इस तरह से वो जो अपने सियासतदानों को लेके आ रहे थे और उनको जरूरत नहीं हो रही थी, वो अगर कुछ अच्छी बात करना भी चाह रहे थे तो वो नहीं करना चाहते थे। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारा मीडिया इस कदर बाइस्ड हो जाता है कि वो हुकूमतों के फैसले चेंज कराने लग गया है। ये एक बड़ी ही दर्दनाक बात है। जहां तक रियलिटी की बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात यकीनन कहूंगा आपके लिस्टर्स को, आपके व्यूअर्स को, कि आप ये देखें कि इंडिया में आज तक जो टेररिस्ट के अटैक्स हुए हैं, जैसे पार्लियामेंट का अटैक था या फिर जो ताजमहल पे जो अटैक था, ये तरह के, इनके दरमियान में आप गैप देखिए, 6-6 साल का, 5-5 साल का गैप है, और अब ये जो अटैक है, मगर पाकिस्तान में तो हर रोज अटैक हो रहे हैं। और फिर इसी मौके के ऊपर अगर हर चीज का ब्लेम पाकिस्तान पे लगा दिया जाए, मैं समझता हूँ कि यार इस दौर में कि जब पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां पे इत्तला दे रहा है कि जनाब कुछ टेररिस्ट वहां बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं, आप उनको पकड़िए,
ना हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ना हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हम ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसे लगता था, मैं एक लेडी है वो इंडियन चैनल पे, वो बेचारी वो बात सिर्फ इतना करना चाह रही थी कि हमें बात करनी चाहिए। आप बिलीव करें कि पार्टिसिपेंट्स ने उसको ये कहने नहीं दिया कि हाँ जी बात होनी चाहिए, उसके मुंह में यहाँ तक करवाया कि उसने कहा जी मैं नहीं चाहती हूँ बात हो। लेकिन इस तरह की जो सूरत हाल बन जाती है, हमें कुछ थोड़ा सा मार्जिन जरूर देना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान में रोज अटैक होते हैं, पाकिस्तान वाकई टेररिज्म का अफेक्ट हुआ है, विक्टिम है। 70,000 से ज्यादा लोग इस अरसे में शहीद हुए और आप देखिए आर्मी जो इस वक्त सबसे बड़ी जंग लड़ रही है उस पूरे रीजन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वॉर ऑन टेररिज्म पाकिस्तान की मिलिट्री लड़ रही है। इस वक्त इंडिया को मैं समझता हूँ, मैं दिल से कहता हूँ कि हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। अगर कुछ इस तरह के लोग नॉन स्टेट एक्टर्स आ भी जाते हैं, उनको मारे, उनको पकड़े, जो मर्जी करें, मगर पाकिस्तान को सपोर्ट करें ये सोच के कि वहां तो खुद इतनी बड़ी टेररिज्म हो रही है, हम उसमें साथ देंगे तो ये पूरा रीजन बचेगा। ये देखिए पाकिस्तान या इंडिया या कोई एक कंट्री वहां पे तरक्की नहीं कर सकेगा, अगर तरक्की करनी होगी तो पूरा रीजन तरक्की करेगा। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में 40% लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, तो इंडिया में 72 करोड़ लोग रात को भूखा सोते हैं। हम लोग जो बाहर बैठे हैं, हम जैसे मीरा जी ने ये प्रोग्राम किया या हरप्रीत साहब बात करते हैं, हम सारे अपनी अपनी जगह एक मैसेज दे रहे हैं पीस का, मोहब्बत का, और इससे हम सबका ही फायदा होगा। राइट, ये नया फायदा नहीं दूंगा यार। ताई साहब मुझे इनके तरफ जाना है, नुसरत साहब की तरफ जाना है, टाइम मेरे पास कम है, तो कुछ फर्स्ट कहेंगे। वो बात बिल्कुल ठीक है जो अभी हम तीनों ने, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने किया, जो मैसेज हमारा सबसे मेन मैसेज जो है जी वो यहाँ से ये जाना चाहिए कि यार नो वॉर, वी वांट पीस एंड वी वांट लव। और हम लोग जो हैं बेसिकली बिकॉज इस वक्त ऐसा फ्लैश पॉइंट ना आ जाए, बिकॉज दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, बिल्कुल, तो ये दुनिया के लिए तबाही होगी। इट्स नॉट ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए। अब इसका मैं थोड़ा सा एक और पहलू भी जो है, अगर आप लोगों के पास वक्त है तो मैं उसका भी मुझे बस उनसे आखिरी मैसेज। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हमें ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पॉलिटिकली अगर आप देखें, इंडिया में पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में और 2 और स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त काफ़ी उसके टर्माइल में आई हुई है। इमरान खान का चैलेंज आया हुआ है, पनामा लीक्स का वो चक्कर हो रहा है। तो वो एक मैंने कोई फिल्म देखी थी जिसमें वो कहते हैं कि मैं इधर का राजा हूँ, तुम उधर का हो, तो हम आपस में लड़ते रहें और इस तरह हुकूमत करते रहें, कुर्सी बचाते रहें। तो हमें एज कैनेडियंस बाहर बैठे हुए वी शुड बी वाचिंग, हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी देखना है, और उसमें हमारा पैरामाउंट यही होना चाहिए। देयर आर फैक्टर्स जिसके अंदर मतलब मैं नॉट ओनली बिकॉज कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं लॉजिकली देख रहा हूँ इन चीज़ों को और मैं इनको एनालाइज कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इंडिया में जो है उन्होंने ज़्यादा हाइप क्रिएट की। ठीक है मीरा जी, वेरी क्विकली लास्ट मैसेज आप हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए क्या होगा आपका? जी, आई विल रिपीट द सेम मैसेज जो हमने जो कल प्रोग्राम करा, उसमें वो पाकिस्तान की 4 ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे और हमारी भी इंडिया साइड की भी 4 ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर थे। हमने इकट्ठा होके यही मैसेज पीस वाला जो था वो कल देने की कोशिश करी थी। और मैंने एक जो था वो ये था कि इंटेलेक्चुअल्स एंड जो थिंकर्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हैं, वो कनाडा में जो ऑल ओवर वर्ल्ड बैठे हैं, उनको ये इस आवाज को बहुत अच्छे से टुगेदर होके उसको वापस जो दोनों देशों को भेजना है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। हरप्रीत साहब जी, मेरा मैसेज तो यही होगा जी कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के शूज में अपने पैर डाल के सोचना शुरू करें और पाकिस्तानी लेकिन ये सियासतदानों की जो खेले हैं, जैसे नुसरत साहब ने जो बात की, इलेक्शंस पंजाब में है, पंजाब के सिर्फ गाँव को खाली कराया गया है और बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में और पंजाब में अकाली दल की है जो कि गठजोड़ की सरकार उनकी है। सो it is very clear, things are very clear, but one thing is very clear, instead of giving justification being Indians and Pakistanis, let us come to this conclusion that there is no scope for war, nobody wants war, because उसके अंदर ultimately नुकसान जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका होगा। और जहाँ पर जो नुसरत साहब ने बात की न्यूक्लियर वॉर की, मैं समझता हूँ कि
कड़ी ताकतें ऐसा होने देंगी, एंड आई एम 100% श्योर कि वॉर वहाँ पे नहीं होगी। ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है, और क्योंकि लोगों की नजरें हटाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत के तौर पे हमें यहाँ पे इकट्ठे होकर आवाज जो है अपनी एकमुख होकर यही करनी चाहिए कि हम वॉर नहीं चाहते, वी वांट पीस। वेरी गुड जी, तारिक साहब। बिल्कुल जी, यही सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज हम सबकी तरफ से जाना चाहिए कि हमें वॉर नहीं चाहिए, हमें उस रीजन को तरक्की याफ्ता देखना है, चाहे वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारा रीजन तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, हम सब अपने मुल्कों से फख्र कर सकेंगे, और जंग किसी भी मसले का ना कभी हल हुई है ना आगे ये हल होगी। हमें अपने मसले बैठ के हल करने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हम बहुत केपेबल हैं कि बमों से, गोलियों के बगैर हम बैठ के अपनी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत ऐसी कौम है दोनों तरफ कि जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, जो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और मुझे लगता है कि ये आखिर में मोहब्बत में ही जीतना है और उसको ही जीतना चाहिए। आई थिंक हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपको देखते हैं जी जी जी। मैं बस लास्ट में आई एम रियली प्लीज्ड, हरप्रीत जी ने और मीरा जी ने जो बात की है, हम तो, मैं और तारिक तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन इन लोगों ने भी एज इंडियंस, और जो मैसेज हमारा है, दिस शुड परसिस्ट, कि हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि वी आर टुगेदर ऑन दिस थिंग। हम लोग इकट्ठे हैं, कैनेडियंस, इंडियंस एंड पाकिस्तानी, वी आर टुगेदर एंड वी आर अगेंस्ट द वॉर। वेरी गुड। मीरा गिल, तारिक यानी साहब और हरप्रीत सिंह, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होने का, और अपने बिजी स्केड्यूल से, खासतौर पे वीकेंड के ऊपर अपने वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी नुसरत साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस सर्दी में आप यहाँ पर आए। नहीं, कोई ऐसा नहीं, मेरे लिए इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। वेरी गुड। हम पीसीसी के प्लेटफॉर्म से हम एक बार फिर साउथ एशियन कम्युनिटी को यही मैसेज देंगे कि पीस और लव का मैसेज देंगे कि अल्लाह करे कि आगे हालात जो है वो बेहतर हैं, टेंशन डिफ्यूज़ हो और आगे की तरफ हम आगे बढ़ें। और यही मैसेज हम सब कॉन्टिनेंट के लोगों को भी दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि ऑप्शन जो है वो हमारे पास बहुत सारे हैं एक्सेप्ट वॉर। यही दुआ है कि बेहतरी की तरफ हम चलें। जी, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, और वो है क्रिकेट। क्रिकेट जो है सॉर्ट ऑफ एक रिलीजन का दर्जा रखता है हमारे साउथ एशिया के अंदर, और इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो बिल्कुल क्रेजी हैं क्रिकेट के बारे में। और चूँकि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो एक अलग स्पॉटलाइट में चल रही है, और हम अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल पा रहे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। तो दूसरा जो वेन्यू हमारा चल रहा है वो चल रहा है दुबई का, शारजा का, यूएई का, जहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है वो होस्ट कर रही है अपने मैचेस को। और बड़ी बात है ये कि पाकिस्तान की टेस्ट की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है, और विदाउट प्लेइंग एनी मैच अपने होम ग्राउंड के ऊपर फॉर 9 ईयर्स। ये शायद रिकॉर्ड शायद ही कभी टूट सके, मेरे नहीं ख्याल मेरी ज़िंदगी में कभी टूटेगा इस किस्म का रिकॉर्ड। सो क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसने इतनी मेहनत की, और मिसबाह उल हक ऑफ कोर्स जो कैप्टन रहे हैं इसके। और इस वक्त जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है शारजा के अंदर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया T20 के अंदर, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है इस वक्त वेस्ट इंडीज़, और उसके बाद आज ही वनडे हुआ है, और वनडे में भी पाकिस्तान ने जो है वो वेस्ट इंडीज़ को मात दी है और बड़ा अच्छा स्कोर भी किया है। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने साथ प्रोग्राम में शरीक किया है वेस्ट इंडीज़ के एक एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट को, जो कि रॉन ग्राहम के नाम से यहाँ पर हैं, मौजूद हैं वैंकूवर में। उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा तौसीफ बराइच जो हैं वो भी हमारे साथ लाइन के ऊपर होंगे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की ये एग्जाम्पलरी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी चल रही है। रॉन, आर यू ऑनलाइन? Yes, I am. Oh, thank you so much for joining us. No problem. Okay, so what's happening to West Indies team now? Because West Indies is known as the T20 World Champion, right? And they were beaten whitewash. Of course, Pakistan won this series 3-0, and now they're beating the West Indies again in the one day. Yes, we've run into some problems. I believe the West Indies Cricket Board and the Players Association and also the players are not on the same page. And just think a couple days before the tour to Dubai, they sacked the head coach. Okay. Because of some comments he made to the press. So the team's not playing, they're not really together. Oh. And it's just unfortunate timing that this has come about. But you know, it looks like we're playing like a bunch of individuals out there, but hopefully they can pull it together and regroup and get through the series. They're down 2-0 right now, so there was a good effort today by the boys. But hopefully
Okay, so what it is said that the West Indies cricket team is largely depend on Chris Gill. If he performs, then the West Indies is likely to win. Otherwise, they're going to lose. Is that true? Well, it may look like that. I think the team rallies around Chris as well. We've got Dwayne Bravo, who's also out of the threes, and also Andre Russell. I mean, these three players are very key to our one-day fortunes and the T20. And I think with these three major players missing, it's affected the strength of our team. We're still a young team. We've got two veterans there. We've got Marlon Samuels and Darren Bravo. But the rest of the players are quite young. So we've got a long way ahead of us to come. Okay. Now the problem is, I think one of the major problems that we see is West Indies cricket team is short of talent, really, because new talent is not coming up. Rather, they're going towards baseball or volleyball. Is that true? Well, the emergence of the internet. I mean, the T20 format that's played in the IPL and all over the world is attracting the shorter version of the game. And there's a lot of money associated with this format of the game. So we're not billing test cricketers like they did back in the 80s, and even one-day cricketers back in the 80s. So the T20 format's basically taken over for monetary reasons. But we got a long way to go. We've got some young players there. We got to go back to the grassroots and try to harness this talent like we did back in the 80s. But so Tausif, what do you think? Why Pakistan is doing so good in T20 and then in one day? Do you think that the West Indies is like a Zimbabwean team that they're beating easily? Well, before getting into this question, if you let me recognize Ron, he's one of the pioneers in BC. When I started cricket in 1990s, he was one of the genuine all-rounders in BC, probably one of the top ones too. So we really miss him. He's not playing, so just wanted to recognize him. On the other side of it, I really think that the West Indian cricket, they still have a lot of depth. Just like Juan was saying, it's more of the board problems and just the maybe some on-trade problems as well. They have the bowlers. If you look at the Indian cricket team, they were touring West Indies. They introduced some very, very fast bowlers. They do have the talent in the bowling and batting conditions. It's just that putting the teams together. I think management is the issue. It's not the teams. It's not the talent. I think they have the talent. When it comes to Pakistan, I think Pakistan, they are really on the purple patch. One, that it's a known condition. Second, there's a bit of advantage condition from West Indies team as well. That they're not in their best behavior at this moment. Pakistan won 7 matches altogether. Straight up winning, and that's a combination of one-days and T20s, starting from the last one-day and last T20 starting from England. And they won 3 T20s and now 2 one-days. So it's just a combination of that, but nothing to take away from from some good performances in terms of batting from Pakistan. We haven't had a big collapse. Our batting end, their opening batsmen, they're performing. Other than Azhar, he's still looking for his good form, and I know that he will get there. It's just the pressure that he's in. But Babar Azam, he's playing well. The other team, I think they will get tested when they get into the testing conditions. Right now, there's not a lot of pushback from West Indies. They're not being challenged at this moment. So far, so good for Pakistan. So what do you think was going to happen in Test cricket, right? Pakistan is going to have a whitewash again? Well, the best thing about cricket is you never know, and that's why we all watch cricket. I think Pakistan do have the advantage. I think, our leg spinner, Yasser, I think he's we're counting a lot on him. Pakistani Test cricket is a lot more stable as compared to West Indian Test cricket. If you look at the recent conditions, Pakistan's been winning. They put out a very good fight against England, whereas West Indies had a bit of a trouble against India, especially the spinners in the spinning conditions. Even though they have a lot of spinning wickets in West Indies as well, so I think Pakistan will prepare the spinning wickets
in the test match. Okay. So I would assume that Pakistan starts with the on a bit higher ranking than the West Indies, so they probably have the advantage. Yeah, Ron, the same question to you. Last question. Of course, I have to close the program now. Well, the West Indies will struggle in the test. What I've seen here from their recent form in Test cricket, they need to be able to bat and build long partnerships, occupy the wicket for longer periods of time. And if they can do that, they will give Pakistan some challenges. I know Pakistan is playing at home basically in Dubai. It's kind of a off-ground that they don't play on, but if Pakistan is the home team, and they're comfortable in the desert playing there, but we need to build long partnerships when we have people at the wicket, and the bowlers need to hit the right areas consistently and contain and hope that the batsmen make mistakes. But it's gonna be a tall order. Okay. And it's unfortunate this tour just came at a sudden after we lost our head coach. Okay. But hopefully the players can come through and some of the younger players can get some experience. And I would say that the next series of the West Indies line, it will be a little bit different team. I think there will be a shake-up. Because it looks like we're going through a really, really tough patch now with the management, and I think that's a big effect on all the players. Yeah, no, last question. If I compare bowling side and the batting side, which you think is the most strongest, what do you call, the side of the West Indies, is bowling or the batting? I think the batting is stronger. We've got a young team. We've got Joseph, he's just made the team. And when you see that you've got Holder, he's opening the bowling, he's just medium pace. So it's very gentle, medium pace, and one fast bowler. Our spinners they don't turn the ball as much. They're not spinners. Pakistan have people that can rip spin the ball. We got guys that can turn the ball. And on the tracks in Dubai, you need to be able to spin the ball and hit the deck and get that bounce. Okay. That makes a difference. And also the Pakistani quickies we've got some upcoming guys that I saw there today. I was very impressed how these guys hit the deck with that quick arm action. Quite impressive. I don't think we have a hope in hell to overcome this. But I think our batting is stronger. If Marlon stay the wicket longer and Dwayne Bravo, and they can build innings, and our openers like Craig Brackett can get settling, we can get some good scores. But I think overall, Pakistan will have the edge. Thank you, gentlemen, for joining us this evening and sharing your opinion. Thank you so much. I appreciate it. Thank you very much. Thank you. Have a good night. No problem. Thank you. Good night, guys. आज हमने बड़े अच्छे टॉपिक्स जो डिस्कस भी किए और ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे इस फोरम के ज़रिए अच्छा मैसेज निकले, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो सारी दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन पीस के ऊपर हम बात करते हैं तो शायद कुछ लोगों को नागवार भी गुजरता है, लेकिन पीस के बगैर कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। और आखिर में हमने क्रिकेट के ऊपर बात की है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि गलियों के ऊपर खेलने वाले और कच्ची ज़मीन के ऊपर खेलने वाले बच्चे निकलते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं, लेकिन जस्ट द मैटर ऑफ कि उनको डायरेक्शन मिले और उनको माहौल मिले और उसमें आप देखें कैसे परफॉर्म भी करते हैं। तो ये भी एक सच्ची बात है, सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है और सब अपने बलबूते के ऊपर सामने आते हैं। तो इसी मैसेज के साथ हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगले वीक फिर नए कमेटी रौनक के साथ खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे और पीछे कैमरे के पीछे खड़े हुए दो बहुत ही मेहनत करने वाले जो हमारे साथी हैं, और उनके भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला, अपने यहाँ पर एफर्ट डाली हैं, सिर्फ कम्युनिटी के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर अगले वीक मुलाकात